हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमपीपीएससी वाला 4363 में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, ये अपना लेक्चर नंबर 5 है और इस लेक्चर में अपन ने लिपियों तक अपन ने इससे पहले के लेक्चर में देख लिया था। तो इससे आगे अपन कंटिन्यू करेंगे अभी, और अपन इसके आगे देखेंगे इसमें कि लिपि क्या होती है, कहाँ से शुरू हुई, लिपियों का विकास कहाँ से हुआ, लिपि कौन कौन सी है। तो थोड़ा पहले रिवीजन कर लेते हैं 2 मिनट, उसके बाद अपन अपनी क्लास स्टार्ट करें। हिंदी। हिंदी हिंदी का सबसे पहले देखा था उद्भव, सबसे पहले देखा था विकास, विकास, फिर उद्भव, उद्भव, फिर देखा था नामांकरण, नामांकरण, फिर देखा था हिंदी के प्रकार, हिंदी के प्रकार, फिर देखा था भाषा परिवार, भाषा परिवार, परिवार। ठीक है। भाषा परिवार के बाद देखा था हिंदी भाषा का विभिन्न आयामों प्रयोग, हिंदी का विविध आयामों में प्रयोग। फिर देखा था अपन ने हिंदी भाषी राज्य, हिंदी भाषी राज्य, राज्य। और फिर देखी थी लिपि। ठीक है। लास्ट सेशन में जब अपन ने एंड किया था, तो अपन ने लिपि पे एंड किया था। ठीक है। तो हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ था कि सबसे पहले आई थी बोलियां, सबसे पहले बोली, बोली, बोली। फिर बोली का ही परिष्कृत एवं परिमार्जित रूप क्या होता है? भाषा। क्या होता है? भाषा। तो बोली पहले आई होगी, पहले संस्कृत बोली जाती होगी, फिर उसके बाद उसी के साथ एक और बोली डेवलप हो रही होगी। जब संस्कृत भाषा बन गई तो उसी के साथ डेवलप हुआ अदर बोली, जैसे कि पाली बोली का संस्कृत के साथ विकास हुआ, पाली बनी। पाली के जैसे ही पाली भाषा बनी होगी, उसके साथ ही एक और लैंग्वेज जो बोली है वो सामान्य क्षेत्र में बोली जाती होगी, तो उसका विकास हुआ। जैसे ही पाली के बाद प्रकृत भाषा बनी, प्रकृत के बाद अपभ्रंश बोली के साथ, बोली के रूप में उसी के साथ साथ विकसित हो रही होगी। तो एक के साथ, एक भाषा के साथ एक बोली का विकास धीरे धीरे साथ साथ होता रहता है। तो बोलियां देख लेते हैं। संस्कृत, संस्कृत, और संस्कृत के साथ थी पाली, पाली बोली, पाली। ठीक है। संस्कृत के साथ थी पाली। जब पाली भाषा बनी, पाली भाषा बनी, तो इसके साथ प्रकृत, प्रकृत, पाली के साथ प्रकृत क्या थी? बोली। जब प्रकृत, प्रकृत बोली बनी, सॉरी प्रकृत भाषा बनी, तो अपभ्रंश, अपभ्रंश बोली के रूप में यूज हो रही थी। जब अपभ्रंश, अपभ्रंश, अपभ्रंश भाषा बनी, तो अपभ्रंश के बाद आई अवट, अवट। जब अवट भाषा बनी, तो अवट से, अवट से हुआ हिंदी का विकास, हिंदी का विकास। और प्रारंभ में बोली जाने लगी प्रारंभिक वे हिंदी।
प्रारंभिक हिंदी। तो जैसे ही संस्कृत भाषा बनी तो भाषा के साथ पाली बोली का यूज हुआ, और पाली जब भाषा बनी तो प्राकृतिक बोली का यूज हुआ, और प्राकृत जब भाषा बनी तो अपभ्रंश, और अपभ्रंश जब भाषा बनी तो अवध, और अवध से ही बाद में जाके प्रारंभिक हिंदी, फिर मध्यकालीन हिंदी, और आज वर्तमान में आधुनिक हिंदी का यूज हो रहा है दोस्तों। इस प्रकार से विकास हुआ, उद्भव हुआ हिंदी का। फिर नामांकन, हिंदी का नामांकन कैसे हुआ था? तो हिंदी का नामांकन हुआ था दोस्तों, हिंदी का नामांकन हुआ था, हिंदी का नामांकन हुआ था हिंदी का नामांकन हुआ था हिंदी का नामांकन हुआ था यहाँ से निकलती है सिंध नदी। सिंध नदी इस तरीके से बहती हुई पाकिस्तान के कराची के पास, कराची के पास अरब सागर में मिल जाती है। तो इसमें आसपास में ये रहने वाले लोग हैं, ये कहने लगा सिंध प्रांत दोस्तों। ये सिंध प्रांत है। इधर से आए ग्रीक्स, ग्रीक्स ग्रीक ग्रीक आए। उनको साको और दाको बोलने में होती थी प्रॉब्लम, तो साको ने हा बोला, और दाको, सॉरी धाको, धाको दा बोला। साको हा बोला और धाको दा बोला। इस प्रकार से इस सिंधु नदी को इनने हिंद नदी बोल दिया, हिंद नदी बोला। और हिंद के निवासी यो द्वारा बोली जाने वाली लैंग्वेज हिंदी हो गई। इस प्रकार से हिंदी का क्या हुआ, नामकरण हो गया दोस्तों। हिंदी के प्रकार आपने देखे थे, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। प्राचीन, मध्य और आधुनिक, आधुनिक, इस प्रकार से हिंदी के प्रकार हुए। भाषा परिवार आपने देखा ही था, तो हिंदी का भाषा परिवार था भरोपीय, भरोपीय, भरोपीय भाषा परिवार। इसकी एक उपशाखा थी भारत ईरानी, भारत ईरानी। इसकी उपशाखा थी भारतीय आर्य, भारतीय आर्य, भारतीय आर्य भाषा, ठीक है। और इस भाषा के विकास से ही धीरे धीरे हिंदी का उद्भव हुआ था। विविध आयामों में प्रयोग क्या देखा था कि राजभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, संपर्क भाषा के रूप में, प्रयोजन मूलक भाषा, प्रयोजन मूलक भाषा, और साहित्यिक भाषा, साहित्यिक, साहित्यिक भाषा। और आपका देखा था अपन ने एट द एंड वैज्ञानिक व तकनीकी, तकनीकी भाषा, ठीक। इस प्रकार से हिंदी का विभिन्न आयामों में प्रयोग प्रयोग हुआ। और अपन ने देखे थे हिंदी भाषी राज्य, हिंदी भाषी राज्य, हिंदी भाषी राज्य कौन कौन से थे? हिंदी भाषी राज्य देखे थे अपन ने, एमपी, यूपी, बीपी, झारखंड, एमपी, यूपी, बीपी, झारखंड, एचआर, यूके, एचपी, और सीजी, सीजी हो गया, उत्तराखंड हो गया, हरियाणा प्रदेश, एमपी,
राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान और राजस्थान के बाद दिल्ली, दिल्ली। तो ये अपने देखे थे हिंदी भाषी राज्य, 10 अपने हिंदी भाषी राज्य थे। ठीक है, इसी के साथ अपन ने देखी थी लिपियां, लिपि। कौन कौन सी लिपि थी? एक थी आपकी लिपि, सबसे पहले सिंधु लिपि, सिंधु लिपि, लिपि, ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी, खरोष्टी लिपि, और इसके बाद देखी थी अरामायिका लिपि, अरामायिका। इस प्रकार से अपन ने 4 लिपियां देखी थी, और इन 4 लिपियों में इसके 2 पार्ट्स, उत्तरी ब्राह्मी और दक्षिणी ब्राह्मी, दक्षिणी ब्राह्मी। उत्तरी ब्राह्मी में भी अपन ने देखा था, क्या देखा था? गुप्त लिपि, गुप्त लिपि के बाद सिंध, सिद्ध, सिद्ध मातृका लिपि, सिद्ध मातृका लिपि के बाद देखा था अपन ने, सिद्ध मातृका लिपि के बाद देखा था कुटिल लिपि, कुटिल लिपि, और कुटिल लिपि के बाद इसके 2 पार्ट्स थे। कौन कौन से? एक देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि, और शारदा लिपि, और शारदा लिपि। शारदा लिपि क्या थी? और देवनागरी। तो अपन ने इसमें से यूज करना है देवनागरी लिपि का। देवनागरी लिपि आपकी 7 से 8वीं सदी के बीच में फली फूली थी। देवनागरी लिपि 7 से 8वीं सदी के मध्य फली फूली थी। ठीक है, इसमें उच्चारित ध्वनियां तो देवनागरी लिपि में उच्चारित ध्वनि का लिखित रूप देवनागरी में उच्चारित ध्वनियों का लिखित रूप, लिखित रूप, लिखित रूप क्या कहलाता है? लिपि। जैसे 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 अपन ने लिखा क, क, का मैंने मुंह के द्वारा बोला तो ये लिपिबद्ध नहीं किया गया, ये ओनली उच्चारण किया गया है इसका। जैसे ही का मैंने यहाँ पर लिख दिया तो ये क्या हो गया? एक लिपिबद्ध हो गया, यानी लिखा हुआ फॉर्मेट ही लिपि कहलाता है। ठीक है, लिपि क्या होती है? एक भाषा की बहुत सी लिपियां हो सकती है। एक लिपि में कई भाषाएं लिखी जा सकती है। कैसे? एक लिपि, लिपि कई भाषाओं के लिए होती है।
जैसे देवनागरी में लिखना है, देवनागरी, क्या, राम बाजार जाता है। अगर अभी तो ये हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी में, इसी को अंग्रेजी में लिखेंगे देवनागरी में। राम गो टू मार्केट। तो देवनागरी लिपि में अपन कई भाषाओं को लिख सकते हैं। जैसे ये अपन ने हिंदी लिख दी है, ये अपनी अंग्रेजी है। ऐसे ही अगर अगर हम चाहें तो रोमन लिपि में हम लिख सकते हैं। कैसे, देखो जब, राम गो टू मार्केट। और इसी को मैं हिंदी में लिखूं, हिंदी में लिखूं, या थोड़ा चेंज कर लीजिए, देवनागरी में इंग्लिश में ऐसे लिखा जाएगा, राम बाजार जाता है। इसको अपन बोल सकते हैं आपकी और हमारी सबकी व्हाट्सअप इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, व्हाट्सएप पे अपन इसी तरीके से बात करते हैं। तो ये क्या हो गई, ये रोमन लैंग्वेज है, बट लिखी किस भाषा में, देवनागरी में। ठीक है, इसी प्रकार से ये रोमन लैंग्वेज है। और इसको अगर अभी इंग्लिश में लिखी हुई है, इसको हिंदी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, राम गो टू मार्केट। ठीक, तो ये रोमन फॉर्मेट हो गया, ये अंग्रेजी हो गई, ये इंग्लिश, इंग्लिश और ये हिंदी। ठीक है, इस तरीके से एक लिपि को हम कई भाषाओं में लिख सकते हैं और एक भाषा को हम कई लिपियों में भी लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो इसके आगे अपन देखते हैं देवनागरी लिपि के लाभ और दोष। तो देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या है, विशेषताएं, विशेषताएं, विशेषता है एक ध्वनि के लिए, एक ध्वनि के लिए एक वर्ण, जैसे क,
क क। ठीक है, एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण होता है यहाँ पर। ठीक है, जैसे इंग्लिश में होते हैं काइट, कैट, तो काइट इंग्लिश में काइट, कैट। ठीक है, और क्यून, क्यून, क्यून। तो का के लिए के आ गया, का के लिए सी आ गया और का के लिए क्यू आ गया। तो इंग्लिश में कंफ्यूजन ज्यादा होती है। इस प्रकार से हिंदी में स्पष्ट होता है, एक ही वर्ड के लिए एक ही वर्ड होगा। ठीक है, हिंदी देवनागरी में मूक रूप नहीं होता, मूक रूप नहीं होता। अब ये मूक रूप क्या है? मूक मतलब साइलेंट वर्ड। इंग्लिश में आपने देखे होंगे साइलेंट वर्ड होते हैं, जैसे के एन ओ डब्ल्यू। इसको पढ़ना तो के नो चाहिए था, बट यहाँ पे क्या है, के साइलेंट होता है, इसलिए इसको ना पढ़ते। ठीक है, इस प्रकार का हिंदी में कोई वर्ड नहीं होता जो साइलेंट रहे। ठीक है, और हिंदी में क्या होता है दोस्तों, हिंदी में जो बोला जाता है, हिंदी में या देवनागरी में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, इसके अन्यथा कोई वर्ड नहीं लिखे जाते। अब इसके दोष क्या है? विशेषता तो ये हो गई, दोष भी तो होंगे इसके कुछ। तो दोष, सिरोरेखा का होना, शिरोरेखा का होना, अत्यधिक टाइम लगना, अत्यधिक समय, समय लगना, कुछ वर्णों में भ्रम स्थिति उत्पन्न होना, भ्रम की स्थिति उत्पन्न होना। किस प्रकार से भ्रम उत्पन्न होता है? जैसे घा लिखते हैं, घा, और कोई इसी को धा को घा की तरह बना देता, तो ना तो ये समझ में आता है ये घा है या धा है, ये तो घा है या धा है। इस प्रकार से भ्रम की स्थिति उत्पन्न होना। जैसे जैसे श, श और श, इन तीनों को लिखने में भी भ्रम उत्पन्न होता है। जैसे सा लिखना है, श लिखना है या स लिखना है, इन तीनों को उच्चारण अलग अलग होता है, बट इसके बीच अंतर कर पाना बहुत कठिन होता है, इसलिए इनको लिखने में भ्रम की स्थिति होती है। एक होता है शहर, 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 इस शहर का अर्थ होता है सुबह। आपने सुना होगा कभी कभी किसी लोगों के मुंह से कि चलो शहर पर चलते हैं, तो शहर का मतलब होता है सुबह सुबह घूमने के लिए चलते हैं। और एक होता है शहर, शहर, इस शहर का मतलब होता है नगर, इस शहर का मतलब होता है नगर, नगर, जहां पर थोड़ी गांवों से लेके सुख सुविधाएं अच्छी होती है,
रहन सहन अच्छा होता है, जीवन अच्छा होता है, ठीक है, तो इसको शहर बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? नोट कर लो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी ने ये नोट कर लिया होगा। जिस किसी ने नोट कर नहीं किया है वो वीडियो पॉज करके नोट कर ले। टाइम कम है दोस्तों और सिलेबस अधिक करना है, इसलिए थोड़ा फास्ट चलेंगे। मैं ओनली 1 आवर की क्लास लेता हूँ आपकी, और इस 1 आवर में आपको मैं आपका जो MPPSC में पेपर 5 है उसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जहां तक होगा दोस्तों 2 से ढाई महीने के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। और इसी के साथ आपकी जो पेपर 2 है पॉलिटी, उसको भी अपन स्टार्ट करेंगे मंडे से। अब देखते हैं वर्णमाला। वर्णमाला, वर्णमाला। तो अपन देखेंगे वर्णमाला। वर्णमाला के अंतर्गत ही अपन या इसको बोलते हैं वर्ण विचार। वर्ण वर्ण विचार, वर्णमाला या वर्ण विचार, ठीक है दोस्त। तो वर्णमाला में होता क्या है, जो वर्ण होता है, जो वर्ण, वो भाषा का सबसे छोटा रूप होता है। जैसे कि आपने बचपन में पढ़ा होगा छोटे या बड़े या, आपने बचपन में पढ़ा होगा छोटे या बड़े या, तो वो भाषा का सबसे छोटा रूप है दोस्त। भाषा का सबसे छोटा रूप है। तो भाषा का सबसे छोटा रूप होता है आपका वर्ण। वर्ण, जैसे कि ये का लिखा हुआ है दोस्त, का, ये लिखा है का। इस का को दो चीजों से मिलकर बनाते हैं। एक होता है स्वर, एक होता है स्वर, स्वर और व्यंजन। व्यंजन, तो इसके दो पार्ट्स कौन कौन से होंगे? का, क, क। अभी तो इसको अपन का बोलते हैं क्योंकि इसके साथ स्वर मिला हुआ है। जैसे ही इससे स्वर को हटा दिया जाएगा, जैसे ही इस का से स्वर को हटा दिया जाएगा, तो ये बचेगा क। क्या बचेगा? क। तो का प्लस आ के मेल से बनता है क्या? क। क और अ के मेल से बनेगा का, ठीक। इसी प्रकार से जो आपकी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है उसे वर्ण कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसीलिए भाषा की भाषा की सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई, इकाई क्या है? वर्ण। वर्ण। साथ ही साथ नोट करते चलिए दोस्त, और अपने नोट्स कंप्लीट बनाते चलिए। एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो छूटे, ठीक है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? वर्ण। वर्ण से मिलकर आपका वाक्य बनता है, सॉरी, वर्ण से मिलकर शब्द बनता है, शब्द से मिलकर वाक्य, और वाक्य से मिलकर आपकी पैराग्राफ, और पैराग्राफ से मिलकर एक पूरा सेंटेंस तैयार हो जाता है, यानी भाषा तैयार हो जाती है।
पहले आता है आपका वर्ण, वर्ण से शब्द, शब्द से उपवाक्य, शब्द से उपवाक्य, उप उपवाक्य। फिर आता है आपका वाक्य, वाक्य। और वाक्य से मिलकर बनती है आपकी भाषा, वाक्य से मिलकर बनती है आपकी भाषा, यानी भाषा की संरचना, भाषा की संरचना। ठीक है प्यारे भाई, ठीक है प्यारे दोस्तों। फिर जो भाषा में आपके वर्ण होते हैं, वर्ण, वर्ण कितने होते हैं दोस्तों? 52, यानी 52। आपके वर्ण होते हैं 52। ठीक है, वर्ण कितने होते हैं आपके? 52। वर्णों की संख्या होती है 52। वर्ण होते हैं 52, जिनमें से दोस्तों स्वर होते हैं, स्वर होते हैं 13, यानी 13। और व्यंजन, व्यंजन होते हैं आपके 35, व्यंजन होते हैं आपके 35, व्यंजन आपके 35। और संयुक्त, संयुक्त वर्ण आपके कितने होते हैं? जो कि संयुक्त वर्ण होते हैं आपके, संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण आपके होते हैं 4, संयुक्त वर्ण होते हैं आपके 4। अब आपका भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण हो गया, वर्ण से मिलकर बनता है शब्द, शब्द से मिलकर बनता है उपवाक्य, उपवाक्य से वाक्य, और वाक्य से बाद में आपकी बनती है भाषा की संरचना। वाक्य के बाद बनती है दोस्तों आपकी भाषा की संरचना। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या होती है 52, जिनमें से 13 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं और 4 संयुक्त वर्ण होते हैं। इनका वर्गीकरण किया जाए तो वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाएगा? वर्णों का, वर्णों का वर्गीकरण, वर्णों का वर्गीकरण किस प्रकार से? तो स्वर आपके 10, मेनली जो स्वर होते हैं वो आपके 10 होते हैं। ठीक है, व्यंजन आपके 35 और प्लस 4 संयुक्त वर्ण, इनको मिला के हो जाते हैं आपके 39। 35 और 4 ये तो 39 हो गए आपके व्यंजन, व्यंजन 39, 39। और अयोगवा, अयोगवा होते हैं आपके 2, अयोगवा होते हैं आपके 2। इस प्रकार से इनका होता है दोस्तों वर्गीकरण, वर्गीकरण। इस प्रकार से वर्गों का वर्गीकरण होता है। ठीक है, वर्णों का वर्गीकरण आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया है भाई वो सिंपल सा एक बात है दोस्तों, टाइम की थोड़ी कमी है, इसलिए आप इसको साथ ही साथ नोट करते चले और समझते चले। थोड़ी स्पीड जिसकी कम है वो बढ़ा ले। अब आते हैं आपके स्वर, स्वर, स्वर होते क्या है? स्वर कहते किसे हैं? आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा।
जो पढ़े हैं पहले से उनको तो क्लियर होगा, लेकिन जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं लोग, उन्हें कंफ्यूजन रहती है, उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं। तो स्वर वो है जिनका उच्चारण करने में कोई ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, सीधा बोल दिया जाता है। जैसे अ, ई, उ, औ। ये क्या होते हैं? स्वर, जिनके उच्चारण में बहुत ज्यादा समय ना लगता हो और आसानी से उच्चारित हो जाते हो, उन्हें हम स्वर कहते हैं। और इनके उच्चारण के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। उसे हम स्वर कहते हैं। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं दोस्तों, स्वतंत्र रूप से उच्चारित स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। अब स्वर को भी अपन ने 3 टाइप से डिवाइड किया है: ह्रस्व स्वर, रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। प्लुप्त ह्रस्व स्वर यानी छोटे स्वर कौन कौन से हैं? जैसे है छोटा आ, छोटी ई और छोटा आ, उ और ऋषि। ऋषि ऋषि ये आपके हो गए दोस्तों। क्या ये तो लिखते हैं, छोटा उ और ऋषि। ये आपके हो गए ह्रस्व स्वर यानी छोटे स्वर। अब इसके बाद आते हैं दीर्घ स्वर कौन से हैं। तो दीर्घ स्वर में आता है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ए, ऐ, ओ, औ। ये आपके आते हैं दोस्तों दीर्घ स्वर के अंतर्गत। लघु स्वर यानी ह्रस्व स्वर, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। वहीं अगर दीर्घ स्वर की बात की जाए तो बड़ा आ, बड़ी ई, उ, औ, ए, औ, ओ। ठीक। अब प्लुत स्वर ऐसा कोई स्वर होता नहीं है वर्तमान में देखा जाए तो, इस प्रकार का कोई स्वर नहीं है अभी। पहले संस्कृत में यूज हुआ करता था, लेकिन इसका अब उपयोग दोस्तों जाहिर सी बात है खत्म ही हो गया है, बिल्कुल ना के बराबर होता है। पर इसको देख लीजिए, प्लुत स्वर उसे कहते हैं जब किसी को पुकारने में ज्यादा समय लगे या किसी को पुकारने के लिए लंबी दूरी के अंतराल पर पुकार रहे हैं। यानी कोई इंसान यहाँ खड़ा है और यहाँ से 100 मीटर दूर खड़े इंसान को बुलाना चाह रहा है, तो ऐसे तो बोलेगा नहीं राम राम, सुनेगा ही नहीं। तो उसका थोड़ा लंबा टेर लगाना पड़ेगा, यानी लंबी आवाज लगानी पड़ेगी। ठीक है, जैसे राम। ठीक है, इस प्रकार से लंबी आवाज उसको प्रोनाउंस करनी यानी साउंड करना पड़ेगा। उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। प्लुप्त स्वर, प्लुप्त स्वर बनता कैसे थे? ढ आकार के। ठीक है, थ्री आकार के प्लुप्त स्वर बनते थे, जैसे ओ, ओ। ठीक। सिंपल सी बात करें, इनको उच्चारण में अधिक टाइम, अधिक समय, अधिक समय, कम समय और ह्रस्व से थोड़ा अधिक, ह्रस्व से
थोड़ा अधिक। ठीक है, तो ये आपके स्वर हो गए दोस्त, स्वर कंप्लीट हुए। क्लियर, इनको नोट कर लीजिए। मूलतः बोला जाए, मूलतः मूलतः 9 स्वर होते हैं, 9 स्वर। और अगर कुल पूछा जाए कुल कितने स्वर होते हैं, तो कुल होते हैं 13 स्वर। कुल होते हैं आपके 13 स्वर। ठीक है, दोस्तों कोई पीडीएफ का रोल नहीं है, कोई कुछ रोल नहीं है। आप ही के साथ साथ मैं नोट लिखते चल रहा हूँ और आपके नोट्स बनवा रहा हूँ। तो इस मेहनत के लिए थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों। इसलिए हमारे चैनल को आप अपने फ्रेंडों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को अप्रिसिएट करें, अपनी राय दें कमेंट के माध्यम से। ठीक है, अब व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन, 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 व्यंजन उन्हें कहते हैं जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हो। व्यंजन उन्हें कहते हैं जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हो तथा स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हो। कैसे उच्चारित होते हो स्वरों की सहायता से? देख, व्यंजन, व्यंजन उन्हें कहा जाता है जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हो। ठीक है, व्यंजन उन्हें कहा जाता है जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हो। अब स्वरों की सहायता से कैसे उच्चारित होते होंगे दोस्तों? जैसे जैसे ख, ख, ये जो खा बना हुआ है दोस्तों, ये जो खा बना हुआ है दो वर्णों से मिलकर बना है। अब इसमें ये मत देख लेना अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अलग अलग बना है, कि ये रा बना है ये बा बना है तो अलग दो वर्ड हो गए, ऐसा नहीं है। ये बना है ख, एक तो ख और प्लस इसमें आ स्वर का मेल हुआ है दोस्त। इसमें क्या हुआ है? आ स्वर का मेल हुआ है। इस प्रकार ख और आ के मेल से मिलकर बना है क्या? ख, मिलकर बना है ख। और इसी को हम बोलते हैं क्या? व्यंजन। अगर इसको खाली बोला जाएगा इस तरीके से तो ख, 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 ना कि आ का प्रोनाउंसिएशन जैसे बोलते हैं खा, आ रहा है ना पीछे, खा। दोस्तों जैसे अपन क्लास में पढ़ रहे हैं उसी के साथ आप घर पे जहाँ पे भी बैठ के मेरी वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के साथ ही साथ आप यूज किया करिए। जैसे अपन बोल रहे हैं ना ख, 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 तो ओनली ख का यूज हो रहा है और इसको दोनों को मिला के बोलेंगे खा, आ रहा है ना, आ पीछे आ रहा है खा के, आ। तो इसी प्रकार से खा और आ के मेल से मिलकर बना है खा, और इनको ही अपन बोलते हैं व्यंजन। क्लियर है यहाँ तक? तो व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं?
एक होते हैं आपके स्पर्श व्यंजन, एक होते हैं आपके स्पर्श व्यंजन, स्पर्श, स्पर्श, स्पर्श व्यंजन इन्हें क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनके उच्चारण में श्वास वायु, जो अपनी प्राण वायु है, ऑक्सीजन है, वो क्या है, मुंह के हिस्सों से टकरा कर बाहर आती है, उसे अपन स्पर्श व्यंजन कहते हैं। हाँ, जैसे इधर उधर जो दोनों साइड है मुख में, उनमें टकराती हुई बाहर आती है हवा, इसीलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 5 वर्ग होते हैं, जैसे का वर्ग है, का वर्ग, का वर्ग है, का वर्ग, चा वर्ग है। इस प्रकार से 5 वर्ग होते हैं दोस्त, और पांचों में 5 5 वर्ण होते, ठीक है, पांचों में 5 5 वर्ण। इस प्रकार से 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। कितने? 25 स्पर्श व्यंजन। क्लियर है? फिर इसके बाद होता है आपका ऊष्म व्यंजन, ऊष्म, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं 4, स, स, श और ह। ये आपके होते हैं 4 ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्यों कहते हैं? इनके उच्चारण में गर्म हवा बाहर निकलती है, ऊष्मा बाहर निकलती है, शक्ति यानी गर्म लौ बाहर निकलती है, इसीलिए इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो ये 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। इसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ, अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? 4 अपने अंतस्थ व्यंजन होते हैं। कौन कौन से? या, र, ल और आपका है ब। ये अपने 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और इसके बाद आपका होता है चौथा पॉइंट, संयुक्त वर्ण, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है छ, त्र, ज्ञ और श्र। ये होते हैं आपके संयुक्त व्यंजन दोस्त। कौन से? संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन होते हैं। नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं।
चलो दोस्तों, ये नोट कर लिया होगा आपने। सॉरी। लास्ट है अपना इसमें टॉपिक आज का, पंचमाक्षर। पंचमाक्षर। पंचमाक्षर क्या होता है? तो पंचमाक्षर उसे कहते हैं प्रत्येक वर्ण के 5-5 अक्षर होते हैं, और उन पांचों अक्षरों के अंत में, जैसे अड़ा है, या है, ण है, न है और म, ये अपने 5 पंचमा अक्षर है। 5 क्या है? पंचमा अक्षर। तो लिख लेते हैं। पंचमा अक्षर प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर ही पंचमाक्षर है। पंचमाक्षर कौन कौन से हैं? जैसे ण, या, ण, न और म, ये आपके पंचमाक्षर है। इन पंचमाक्षरों के प्रयोग कैसे होता है? प्रयोग, प्रयोग, प्रयोग। इनका प्रयोग हमेशा अनुस्वार, अनुस्वार के रूप में होता है। इनका प्रयोग हमेशा अनुस्वार के रूप में होता है, लेकिन एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि किसी भी पंचमाक्षर का यूज होगा तो उसी वर्ग के किसी वर्ण के साथ होगा। जैसे मान के चलो का है, तो का यूज ये डाल दिया है तो इस का के साथ में होगा, अन्यथा किसी वर्ण के साथ में नहीं होगा। जैसे देखो, कंपनी आया है, कंपनी, कंपनी, कंपनी। पा और माँ दोनों एक ही वर्ग के हैं। पा और माँ दोनों एक ही वर्ग के, तो दोनों एक साथ आए हुए हैं। इस प्रकार से इसको अपन बोल देते हैं अब वर्तमान में कंपनी, कंपनी। ठीक है, क्लियर हुआ इस तरीके से होना? तो आगे लिख लीजिए, आगे लिख लीजिए। होता है लेकिन, होता है लेकिन, लेकिन वह अपने ही वर्ग, अपने ही वर्ग के
अपने ही वर्ग के किसी वर्ण के साथ आया हो। इट्स क्लियर। जैसे एग्जांपल लिख लीजिए एक दो। जैसे कंपनी, तो कंपनी को अब इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक। कंपनी इसके बाद वर्तमान में लिखा जाता है हिंदी। तो हिंदी को कैसे लिखा जाता है अभी रिसेंट में, इस तरीके से हिंदी, ठीक है। ये क्लियर हुआ, नोट कर लीजिए। एक नोट लगा दीजिए यहाँ पे, नोट 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 पॉइंट है, खड़ा हो या हो, ऑब्लिक या हो, ऑब्लिक आपका ना हो। ये तीनों वर्ण क्या है, ये कभी भी शब्द के प्रारंभ में नहीं आएंगे, प्रारंभ में नहीं आएंगे। ओके, नोट कर लो। तो ठीक है दोस्तों, आज की अपनी क्लास यहीं तक रखते हैं। आगे का सेशन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको लगता है कि कुछ एफर्ट डाल रहा हूँ मैं अपनी क्लास में, कुछ अच्छा है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और पहली बार अगर हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस। इसी तरीके से पढ़ते रहें, मस्त रहें, खुश रहें, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।